नमस्कार दोस्तों, एसीसी प्रिपरेशन के यूट्यूब चैनल आप सभी का स्वागत है। और दोस्तों हम लोग सीटेट पेपर 2 जो कि हमारा सोशल साइंस एसएस का है 6 to 8 पेपर हमारा, उसको हम लोग डिस्कस कर रहे थे। मैंने आपको सिलेबस पढ़ाने के पश्चात 2021 और 2019 के पेपर को सॉल्व करा दिया है। आज हम लोग जो डिस्कस करेंगे 2018 का पेपर है। ऐसे ही हम लोग कुछ और एग्ज़ाम पेपर को देखेंगे ताकि हमारी समझ मजबूत हो जाए। तो चलिए ज़्यादा समय ना लेते हुए हम अपने प्रश्न पे आते हैं और एक एक करके सभी प्रश्नों पे डिस्कस करते हैं। देखिए, अगर पहले प्रश्न की बात करें तो साफ साफ आपसे लिख रहा है, वात दिग्दर्शी का प्रयोग क्या मापने के लिए किया जाता है। वात मतलब होता है वाइंड, वाइंड मीन्स हवा। तो हवा दिग्दर्शी मापने के लिए, या हवा को दिग्दर्शी मतलब होता है दिशा। तो आप शब्दों से भी पकड़ सकते हो कि वात दिग्दर्शी मतलब एक ऐसा सूचक यंत्र जो दिशा नापने को दिखाता हो, किसका, वायु का। तो इसका जो सही आंसर होगा विंड डायरेक्शन। ठीक है, वात जो दिग्दर्शी है वो वायु की दिशा मापने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है, वायुमंडल की निम्नलिखित में से कौन सी परत रेडियो तरंगों के संचरण में मदद करती है। तो देखिए, मैंने आपको बताया क्षोभ मंडल जो होती है उसमें मौसम संबंधी घटना, संताप में वायुयान उड़ते हैं, मध्य मंडल में उल्का पिंड जलते हैं, आयन मंडल में ही रेडियो तरंगे होती हैं। लेकिन यहाँ पे कहीं भी उत्तर आयन मंडल नहीं है। आयन मंडल का एक और नाम है बाह्य वायुमंडल। ध्यान रखे रहिएगा, बाह्य वायुमंडल। ठीक है, या इसको थर्मोस्फीयर भी कहते हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। एक देखिए बहिर्मंडल होता है, ये सब लास्ट वाला, लेकिन बाह्य वायुमंडल को ही हम आयन मंडल कहते हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। देखिए, लिख रहा है कि पृथ्वी की परतों को आपको क्रम से सजाना है। और क्रम क्या है, पहले आंसर समझिएगा, क्या पूछना चाहता है आपसे, नहीं तो आंसर गलती हो जाएगी। आपसे कह रहा है क्रम बनाइए, और क्रम को आपको आंतरिक से बाहर यानी कि अंदर से बाहर की तरफ सजाना है। तो अगर हम बात करें, सबसे पहले क्रम होता है हमारा परपटी यानी कि भू परपटी। इसके बाद आपका मेंटल होता है, और इसके बाद आपका होता है क्रोड। क्रोड में आप दो हिस्से कर सकते हो, एक बाहर वाला और एक अंदर वाला। ठीक है, तो इसको हमें उल्टे क्रम में बताना है। तो सबसे पहले आंतरिक कोर आएगा, आंतरिक कोर इसमें है और इसमें है। इसके बाद बाहरी कोर आएगा, बाहरी भी इसमें है, इसमें है। फिर इसके बाद मेंटल आएगा। अब अगर आप ऑप्शन पे गौर करें तो मेंटल लास्ट वाले में है, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, अगर हम उल्टा बात करेंगे तो सबसे पहले आंतरिक कोर, फिर बाह्य कोर, फिर मेंटल, फिर भूपर्पटी। और अगर हम सीधा बात करेंगे तो पहले भूपर्पटी, मेंटल, फिर बाह्य कोर, फिर आंतरिक कोर। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। ये देखिए डायग्राम मैंने आपको क्लास में पढ़ाते समय बताया भी था अच्छे से। इस चीज़ को समझे रहिएगा। ये क्या बताता है, ये बताता है आपका लघु ज्वार भाटा। मैंने आपको बताया था अगर सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक रेखा में होते हैं तो बृहद ज्वार भाटा का निशान होता है या बृहद ज्वार भाटा आता है। और अगर ये ऐसे 90 डिग्री बन जाएंगे तो लघु ज्वार भाटा की घटना होती है। तो अगर सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा कुछ इस प्रकार की स्थिति में है तो उस कंडीशन पे हमें लघु ज्वार भाटा की घटना देखने को मिलती है। ठीक है, अगला प्रश्न 35 नंबर लिख रहा है कि जब नदियां मैदान में इंटर करती हैं तो वो मुड़ते हुए जाती है। मैंने आपको बताया था कि जब नदी ऐसे ऐसे मुड़ते हुए जाती है तो सांप जैसी आकृति बनाती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, विसर्प। क्या बोलते हैं, विसर्प। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, विसर्प। देखिए, अगला लिख रहा है अधिकांश दुर्गम क्षेत्रों में और आपदाओं के समय लोगों को बचाने के लिए भोजन, जल, कपड़े और एवं दवाओं को वितरित करने के लिए यातायात का सबसे अच्छा साधन कौन सा है। देखिए, अगर कहीं आधी तूफान आ गया है, भूकंप आ गया है, अगर आप वहां जाना चाहते हैं तो सबसे बढ़िया बेस्ट ऑप्शन है आप हेलीकॉप्टर से जाइए, यानी कि वायु मार्ग सबसे सेफ और सबसे अच्छा माध्यम हो सकता है। ठीक है, भूगोल की वह शाखा जो विशिष्ट मानव जनसंख्या की ओर की संरचना के बारे में बताती है। देखिए, इसमें दो आंसर हो सकते हैं। एक आपका हो सकता है अर्बन जियोग्राफी यानी कि नगरीय भूगोल के बारे में जो बताता है, और सॉरी, ये ह्यूमन जियोग्राफी जो ह्यूमन के बारे में बताता है। लेकिन इसका जो राइट आंसर एग्जैक्ट दिख रहा है वो समझ आता है जनसांख्यिकी। ठीक है, तो जनसांख्यिकी भूगोल की वो शाखा है जिसमें हमें जनसंख्या की अभिव्यक्ति या जनसंख्या के बारे में पता चलता है। ये कथन देखिए बहुत अच्छा कथन है, इसको समझेंगे। लिख रहा है कि सूर्य गुजरात में अरुणाचल प्रदेश से लगभग 2 घंटे बाद अस्त होता है। ये बिल्कुल सही बात है। मैंने आपको बताया था कि समय में 2 घंटे का अंतर होता है।
कारण लिख रहा है कि अरुणाचल प्रदेश गुजरात की तुलना में उच्च अक्षांश पे है। देखिए, अगर हम अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो ये लगभग 97 डिग्री पे है, और अगर हम वही हम बात करें गुजरात की तो गुजरात 68 पे है। लेकिन ये देशांतर रेखा है, अक्षांश रेखाओं की बात की ही नहीं जा रही है। तो यहाँ पे तो बोला है उच्च अक्षांश पे, ए वाला तो सही है लेकिन बी वाला उसका कारण सही नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर वो होगा आपका ए और आर दोनों सत्य हैं लेकिन कारण सही नहीं है। ठीक है, कारण बिल्कुल गलत है। निम्नलिखित में से कौन सा गैर परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है? देखिए, गैर परंपरागत को हम अनवीकरणीय भी कहते हैं। अनवीकरणीय से तात्पर्य यह है जिसको हम दोबारा बना ना सके। तो ईंधन, प्राकृतिक गैस, सौर ऊर्जा, कोयला। अब यहाँ पे कह रहा है गैर परंपरागत। परंपरागत मतलब अनवीकरणीय, गैर परंपरागत मतलब नवीकरणीय, जिसको हम दोबारा बना सकते हैं। तो इसमें सौर ऊर्जा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, विशेष रूप से निर्मित टैंकों और तालाबों में मछली प्रजनन कहलाता है, यानी कि मछली पालन को हम क्या कहते हैं? तो मछली पीस में खाई जाती है तो इसको कहते हैं पीसी कल्चर। ठीक है, मछली पालन को हम क्या कहते हैं? पीसी कल्चर। स्थल का एक सकरा भाग जो दो बड़े स्थलीय भागों को जोड़ता है उसे क्या कहते हैं? देखिए, जब जमीन का एक टुकड़ा दूसरे टुकड़े को जोड़ता है तो उसको हम कहते हैं स्थल संधि। क्या कहते हैं? स्थल संधि। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 2। निम्नलिखित में से कौन से महाद्वीप आकार में सबसे छोटा है? ये पिछली वीडियो में भी आया था। सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया। सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? आपका ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, कौन सा महाद्वीप है? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। आगे देखिए, उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान विषय में शामिल है, यानी कि कक्षा 6 से 8 तक की जो पुस्तकें हैं उसमें क्या शामिल है? देखिए, हम लोग गलती क्या करेंगे, हम लोग ऑप्शन मार देंगे इतिहास, भूगोल, राजनीति, मनोविज्ञान, क्योंकि हम लोग कहेंगे मनोविज्ञान भी तो है सीटेट में। गलत। सीटेट में मनोविज्ञान एक्स्ट्रा रखा गया है ताकि आप टीचर बनने जा रहे हो, आपकी स्किल डेवलप हो। वही अगर बात करें कक्षा 6 से 8 तक एनसीईआरटी बुक की, तो उसमें इतिहास का सेक्शन है, भूगोल का सेक्शन है, राजनीति का सेक्शन है और अर्थशास्त्र का सेक्शन है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। ठीक है, देखिए, आगमनात्मक अधिगम निम्नलिखित में से किस विधा का विरोधाभासी है? यानी कि जो आगमन विधा है, आगमन मतलब ये होता है कि जैसे कोई नियम कानून है उसी के हिसाब से आप चलते जाइए, कोई व्याख्या वगैरह मत कीजिए। यानी कि अगर आप व्याख्या करने लगे जस्ट उल्टा कर रहे हैं, तो इसका जो अधिकतम विरोधाभास कौन सा है? व्याख्यात्मक शिक्षण। ठीक है, व्याख्या इसमें नहीं की जाती। कथनों विचार करना। देखिए, पहला लिख रहा है आलोचनात्मक सोच धारणाओं के निर्माण तथा विचारों के पुनः अनुप्रयोग और विस्तार को बढ़ावा देती है। जैसे अगर आप कोई चीज बता रहे हो, कोई आपकी आलोचना कर रहा है, आलोचना मतलब वो वाद विवाद कर रहा है, आपके तर्कों को गलत साबित कर रहा है, तो आप अपने तर्क को सही साबित करने के लिए अनेक प्रकार के ज्ञान को, अनेक प्रकार के तर्क देंगे। इस प्रकार क्या होगा? आपके ज्ञान में, अनुप्रयोग में विस्तार होगा, जो कि हमारा पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। दूसरा ये है कि दूसरे के तर्क और विश्वासों को समझने में मदद नहीं करती, बिल्कुल गलत है, मदद करती है। ठीक है, तो ए सत्य है और बी असत्य है। बात आप समझिए, अगर आपने कोई बात कही, कोई आपकी बात को काट रहा है, तो अब आप उसकी बात को समझेंगे कि यार हो सकता हो वो गलत कह रहा हो या हो सकता हो सही कह रहा हो। तो इस बात की जांच पड़ताल के लिए आपको उसके विश्वास को तोड़ने के लिए या अपने चीज को इम्प्रूव करने के लिए आपको प्रूफ देना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए। अनुभवजन्य साक्ष्य है। देखिए, अनुभवजन्य मतलब जो आप आंखों से देखे, कान से सुने, त्वचा से टच करें, यानी कि इंद्रियजन्य अनुभव जो वास्तविक दुनिया से एकत्रित किए जाते हैं, इसको हम क्या कहते हैं? अनुभवजन्य साक्ष्य। भौतिक विशेषताओं के मॉडल, प्रतिकृतियां शिक्षण के लिए सबसे उपयुक्त मॉडल। देखिए, भौतिक रूप से देखा जाए तो आप क्या जमीन देख सकते हैं, आप वायु देख सकते हैं, आप पेड़ पौधे देख सकते हैं, आप इतिहास की घटनाओं को केवल सोच सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है, उनके साक्ष्य देख के आप अंदाजा लगा सकते हैं, लेकिन एक्चुअल में क्या हुआ इसको जानकारी के लिए आपको कोई साक्ष्य नहीं है। लेकिन भूगोल की बात करें, आप मिट्टी देख सकते हैं, काली है, नीली है, पीली है, हवा देख सकते हैं, दूषित है, गर्मी ठंडी सब, यानी कि भूगोल की जो घटनाएं हैं उसको आप अधिक तरह से या अधिक उपयुक्त हैं प्रकृति और मॉडल के रूप में सिखाने के लिए। तो राइट आंसर क्या होगा? भूगोल। समाचार पत्र कौन सी जानकारी? देखिए, कोई भी समाचार पत्र होगा वो पहले सूचना एकत्रित करेगा फिर आपको देगा। तो कौन सा स्रोत होगा? द्वितीयक।
कौन सा होगा? द्वितीयक, ठीक है, ना प्राथमिक ना तृतीयक, क्या होता है? द्वितीयक, द्वितीयक। सीखने की अक्षमता वाले शिक्षार्थी किस प्रकार की कक्षा में अन्य छात्रों के साथ सीखते हैं? देखिए, अगर कोई बच्चा है वो कमजोर है लेकिन उसको आप साथ चाहते हैं एक साथ पढ़ाना, तो उसको किस प्रकार की कक्षा प्रोवाइड कराएंगे? इंक्लूसिव, यानी कि समावेशी शिक्षण के अंतर्गत आप उसको समझाएंगे। सभी बच्चे विकास के, देखिए आप क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा, इसके जो इनके बारे में जो बताए हैं उन्होंने बताया जे पियाजे। जिन पियाजे ने ही कहा है कि सभी बच्चे विकास में समान अनुक्रम से गुजरते हैं लेकिन विभिन्न दरों से, यानी कि जो बच्चे होते हैं सब एक बराबर सीखना प्रारंभ करते हैं, लेकिन मुद्दे की बात यह है सबके सीखने की कैपेसिटी अलग अलग होती है, इसलिए कोई तेज, कोई कमजोर और कोई मध्यम में रह जाता है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा इनका? जे पियाजे। कक्षा में सहकारी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए एक शिक्षक को चाहिए। सहकारी मतलब होता है सब बच्चे उसमें पार्टिसिपेट करें। तो पहला नंबर जो ऑप्शन है वही बिल्कुल सही हो जाएगा। छात्रों को बहस करवाइए तथा चर्चा करवाइए। अगर कोई गलत बोलता है उसको सत्य साबित करने के लिए उसको अवसर दीजिए, कोई गलत बोलता है उसको अवसर दीजिए, इससे बच्चों का दिमाग बहुत तगड़े से डेवलप होता है। ठीक है, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, एक आत्मनिर्देशित, आत्म अनुशासित सोच जो उचित तरीके से गुणवत्ता के उच्चतम स्तर पर तर्क करने का प्रयास होती है उसे कहते हैं। देखिए, अगर कोई नियम कानून बना है, आप उसके तर्क कर रहे हो, विचार विमर्श कर रहे हो, तो इसको कहते हैं आलोचना। यानी कि आप उसकी आलोचना कर रहे हो कि यार ये कमी है, ये अच्छाई जो भी है, जिससे वो चीज़ और इम्प्रूव करे। ठीक है, तो आलोचनात्मक मतलब होता ही है। नेक्स्ट वन देखते हैं हम लोग। देखिए, अब भूगोल के क्वेश्चन आ रहे हैं, बड़े मजेदार मजेदार क्वेश्चन है। लिखा है अजंता की गुफा चित्रों में इस्तेमाल किए गए रंग। तो मैंने आपको बताया था कि अजंता की गुफाओं में जो रंग इस्तेमाल किए गए हैं, जो कलर इस्तेमाल किए गए हैं, वो पेड़ पौधों से ही प्राप्त हुए हैं। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? पौधे एवं खनिज। सबसे पुरानी पांडुलिपि लिखी गई थी ताड़ पत्रों पे। ठीक है, पांडुलिपि को कहाँ हम लिखते थे? ताड़ पत्रों पे। मानव इतिहास में सबसे लंबी अवधि काल, देखिए जब मैंने आपको काल बताया था पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि सबसे लंबी जो काल अवधि है लगभग 1 लाख वर्ष पुरानी, वो है पूरा पाषाण काल। दिए गए कथन पर विचार करना है। पहला, मेहरगढ़ पाकिस्तान के बोलन दर्रे के पास एक उपजाऊ क्षेत्र में स्थित है, बिल्कुल सही बात है। दूसरा, यहाँ खेती और पशुपालन के साक्ष्य पाए गए हैं, बिल्कुल सही है। तो दोनों के दोनों सत्य हैं, इस चीज को ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट वन, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा एक राज्य हड़प्पा नगर के नगर सबसे बड़ी संख्या में मिले? यानी कि हड़प्पा नगर जो सभ्यता थी वो सबसे ज्यादा कहाँ मिली है? वो सबसे ज्यादा मिली है गुजरात में। ठीक है, हरियाणा, गुजरात में, गुजरात में कहाँ मिली है? गुजरात में। अब देखिए नेक्स्ट वन, ऋग्वेद की मूल भाषा क्या है? देखिए, हमारे जो वेद ग्रंथ हैं या जो जितने भी हमारे वेद हैं उनको जनरली आप देखेंगे संस्कृत भाषा में लिखा गया है। किस भाषा में? संस्कृत भाषा में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? संस्कृत भाषा। ठीक है, आगे, 6ठी शताब्दी के पूर्व मगध महाजनपद पर कौन राजा थे या कौन शासक थे? देखिए, महावीर स्वामी 500 कुछ में आए थे 6ठी शताब्दी में, प्रसेनजीत भी, अजातशत्रु भी। तो जो बिंबिसार है ये 6ठी शताब्दी के पूर्व था और बिंबिसार बहुत ही खतरनाक राजा था। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध के त्रिरत्नों में नहीं है? देखिए, बौद्ध धर्म जो है उसमें त्रिरत्न है। त्रिरत्न में क्या है? महात्मा बुद्ध को महान माना गया है, उनके नियम कानून को, धम्म को, और जहाँ वो निवास करते थे संघ को। तो बुद्ध धम्म संघ, बुद्धम शरणम, धम्मम शरणम और संघम शरणम। बुद्ध, धम्म और संघ, ये तीनों के तीनों बहुत बड़े को फैक्टर हैं बौद्ध धर्म के। लेकिन इसमें जो अहिंसा है वही इसका राइट आंसर है, क्योंकि बोला है कि त्रिरत्नों में कौन नहीं है। तो जो अहिंसा शब्द है ये त्रिरत्नों में नहीं है। ठीक है, त्रिरत्न मतलब 3 शब्द। आगे अगला लिख रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव करता है? देखिए, राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव की हम बात करें तो विधायक यानी कि विधानसभा के सदस्य करते हैं, और लोकसभा की बात करेंगे तो लोकसभा के सदस्य। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? एमएलए। विधायक वगैरह लोग राज्यसभा में जाते हैं। भारत द्वारा लिखित किस शासन प्रणाली को अपनाया गया? भारत में देखिए संघीय शासन व्यवस्था है, और संघीय तथा संसदीय एवं संघीय, यानी कि हमारे यहाँ संसद और फेडरेशनल गवर्नमेंट है। फेडरेशनल मतलब केंद्र सरकार। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। अनुसूचित जाति में कितने संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों के लिए
आरक्षित सीटें हैं, यानी कि अगर कभी चुनाव होता है तो पूरे देश में अनुसूचित जनजातियों के लिए कुल मिला के 84 सीटें कंफर्म है, या 84 सीटें उनको दी ही जाएंगी ताकि वो भी समानता के दृष्टिकोण से बराबर रहें। तो इसका प्रश्न होगा, उत्तर होगा 84। भारत में अस्पृश्यता छुआछूत प्रथा के कारण निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार का उल्लंघन किया जाता है? जैसे अगर आप किसी व्यक्ति के साथ कहते हो कि तुम एससी हो, एसटी हो, हम तुम्हें नहीं छुएंगे, तो आप पे वो केस कर सकता है और केस की धारा इतनी भयानक लगेगी तो आपको बहुत नुकसान हो सकता है। इसलिए इन सब चीज़ों को बहुत सावधानी से करें और किसी को छोटा बड़ा ना समझें। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा समानता का अधिकार। मैंने आपको मौलिक अधिकार 6 बताए थे, उसमें बताया था मैंने कि समानता के अधिकार के अंतर्गत ये चीज़ें आती हैं, तो इस चीज़ को आप हल्के में ना लें, ठीक है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? समानता का अधिकार। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अपने अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, अगला हमारा प्रश्न है, भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? देखिए, आपको शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार है, जीवन जीने का अधिकार मौलिक अधिकार है, शोषण विरुद्ध के अधिकार मौलिक अधिकार है, सांस्कृतिक और संस्कृति का रक्षा करना मौलिक अधिकार है, धर्म की आज़ादी मौलिक अधिकार है। यहाँ पे जो संपत्ति का अधिकार है ये मौलिक अधिकार नहीं है, पहले था लेकिन अब इसको काट के हटा दिया गया है, यानी कि सरकार जब चाहेगी आपकी संपत्ति पे कब्जा कर सकती है। फिर देखिए आ गया अस्पृश्यता, यानी कि छुआछूत के आधार पे भेदभाव संदर्भित करता है किस पे? देखिए, अगर आप जनरली समझें तो पहले के ज़माने में क्या होता था कि जो शूद्र लोग थे उनके हाथ से ब्राह्मण लोग पानी वगैरह नहीं पीते थे, और कहीं कहीं अब भी नहीं पीते हैं, ठीक है। तो छुआछूत का जो मेन आधार था वो यही था, जाति यानी कि कास्ट। लोग कास्ट के हिसाब से लोगों को जज करते हैं, इसलिए छुआछूत का जो मेन आधार माना गया है वो क्या माना गया है? कास्ट माना गया है, ठीक है, यानी कि जाति। तो इसका सही जो उत्तर होगा वो होगा कास्ट, ठीक है। चलिए, मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? देखिए, तो आप सभी जानते होंगे लेकिन फिर भी जान लीजिए। मुख्यमंत्री की नियुक्ति प्रदेश के जो प्रथम व्यक्ति होते हैं यानी कि राज्यपाल महोदय करते हैं। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? राज्यपाल। क्या होगा? राज्यपाल, ठीक है। राज्यपाल को कौन नियुक्त करता है? तो राज्यपाल को नियुक्त करते हैं हमारे महामना राष्ट्रपति महोदय, ठीक है। तो राज्यपाल को कौन नियुक्त करता है? राष्ट्रपति महोदय। प्रधानमंत्री का चुनाव कौन करता है? अब देखिए, प्रधानमंत्री का चुनाव कौन करता है, इसकी बात आ गई। तो प्रधानमंत्री का चुनाव करते हैं सांसद, एमपी लोग। अभी चुनाव हुआ है लोकसभा का, जिसमें सभी एमपी लोग जाकर के चुनाव किए हैं नरेंद्र मोदी जी का, ठीक है। तो उसमें हमारे अगले पीएम होंगे। आगे, निम्नलिखित में से किसको भारत का पहला नागरिक कहा जाता है? राष्ट्रपति महोदय को। राष्ट्रपति महोदय को पहला नागरिक कहा जाता है। निम्नलिखित में से किसको भारत में राज्य का पहला, देखिए देश का पहला नागरिक राष्ट्रपति महोदय, राज्य के पहले नागरिक राज्यपाल महोदय, ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। अगला देखिए, करंट से क्वेश्चन पूछ लिया गया था कि वर्तमान लोकसभा 2014 के बाद है, देखिए 2014 के बाद है कौन सी? 13वीं, 14वीं, 15वीं या 16वीं, यानी कि कौन सी लोकसभा चल रही थी? ये 2014 की बात ही कर रहा है। तो करंट का क्वेश्चन था, करंट समय कोई लेना नहीं है, लेकिन फिर भी अगर प्रेजेंट टाइम में पूछा जाएगा तो 18वीं लोकसभा चल रही है, ठीक है। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? उस समय श्री रामनाथ कोविंद थे, लेकिन प्रेजेंट टाइम में आपसे पूछता है कि भारत के स्वतंत्र भारत के राष्ट्रपति महोदय कौन है? तो इस समय श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी राष्ट्रपति पद पे विराजमान है, ठीक है। करंट का क्वेश्चन था इसलिए हम ज्यादा फोकस नहीं करेंगे। भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किस का उल्लेख नहीं किया गया है? तो संविधान में हमें बताना है किसका उल्लेख नहीं किया गया है। देखिए, राज्यों का किया गया है, सरकार का ढांचा कैसा हुआ किया गया है, नागरिकों का अधिकार कैसा हुआ किया गया है, राजनीतिक दलों के नाम नहीं दिए गए, यानी कि संविधान में कहीं नहीं लिखा है कि कांग्रेस पार्टी होगी, बीजेपी होगी या एसपी होगी, जो भी है ये सब पार्टियां बाद में लोगों ने बनाई हैं, इनका कोई भी जिक्र संविधान में नहीं है। राज्यसभा में सदस्यों को नामांकित करता है। देखिए, चाहे राज्यसभा हो चाहे लोकसभा हो, दोनों सदनों में नामांकन की बात कहेगा तो कौन करते हैं? राष्ट्रपति महोदय। निम्नलिखित में से कौन भारत संविधान सभा का अध्यक्ष था? संविधान सभा के अध्यक्ष की बात करें, मैंने आपको बताया था कि शुरू में सच्चिदानंद सिन्हा थे जो थोड़े से बूढ़े थे,
लेकिन बाद में अस्थायी रूप से कौन हो गए थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद महोदय, जो कि हमारे प्रथम राष्ट्रपति भी रहे। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी प्रारूप जो संविधान सभा है उसके वो अध्यक्ष थे। ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन भारत का एकमात्र भारतीय गवर्नर जनरल था? देखिए, भारत के गवर्नर जनरल की बात करें, आज़ादी के बाद जब अंग्रेज चले गए तो उन्होंने सबसे पहला और आखिरी जो गवर्नर जनरल बनाया था वो थे चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, यानी कि सी राजगोपालाचारी। ठीक है, उनको बनाया गया था, क्या बनाया गया था? पहला गवर्नर जनरल। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4। आगे, भारत का संविधान कब अपनाया गया? अपनाए जाने की बात करेंगे तो 26 जनवरी 26 जनवरी नहीं है, सॉरी मिस्टेक हो गया, 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था। लागू करने की बात कहेंगे तो पूरी तरह से 26 नवंबर 26 जनवरी 1950 को होती है। ठीक है, फिर से एक बार सुन लीजिए, 26 नवंबर 1949 को संविधान अपना लिया गया था, लेकिन लागू लगभग 3 महीने बाद 26 जनवरी 1950 में हुआ था। ठीक है, 1949 में आपका क्या हुआ था? अपनाया गया और 1950 में उसको लागू कर दिया गया। नेक्स्ट वन, निम्नलिखित में से किसने भारत की रियासतों को एकीकृत? देखिए, एकीकृत मतलब होता है मिलाना। तो कौन से ऐसे महान व्यक्ति थे जिन्होंने भारत के सभी राज्यों को मिलाने का प्रयास किया, इन्होंने मिलाया? तो वो थे हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। ठीक है, कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 80 यानी कि 80 नंबर देखते हैं। देखिए, ये क्वेश्चन पेपर थोड़ा सा फैक्चुअल चीजें हैं तो हम जल्दी करके निकल जा रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संविधान में समवर्ती सूची? देखिए, समवर्ती सूची केंद्र और राज्य दोनों के अंतर्गत आता है, यानी कि केंद्र और राज्य उस पर दोनों मिलके काम करेंगे, तो केंद्र और राज्य सरकारें। ठीक है। आगे, कौन संविधान सभा में मसौदा समिति के अध्यक्ष थे? मसौदा मतलब कैसे बनाया जाए, क्या किया जाए, तो उसके अध्यक्ष थे VR अम्बेडकर जी। ठीक है, देखिए, संविधान सभा के अध्यक्ष थे राजेंद्र प्रसाद, लेकिन मसौदा समिति के अध्यक्ष थे VR अम्बेडकर जी। ठीक है। नेक्स्ट वन, 18वीं सदी में किसके नेतृत्व में बंगाल धीरे धीरे मुगल के नियंत्रण से अलग हो गया? तो अगर आपको याद होगा, जब मैंने आपको लड़ाइयां बताई थी उसमें बताया था कि मुर्शीद कुली खान जो था इसका ही लड़का था या इसका ही वंशज था। कौन वंशज था? सिराजुद्दौला। ठीक है, तो मुर्शीद कुली खान जब बंगाल की गद्दी पे आया या जब वो उधर आया सेनापति के रूप में, उसको लगा कि यही मौका है, मुगल कमजोर रहे हैं, स्वतंत्रता ले लो। ठीक है, तो बाद में वो लोग स्वतंत्र भी हो गए थे। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? मुर्शीद कुली खान, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अगला, निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने फैसला किया कि बहादुर शाह जफर आखिरी मुगल सम्राट होंगे और उनकी मृत्यु के बाद किसी भी वंशज को शासक के रूप में पहचाना नहीं जाएगा? जब 1857 की क्रांति होती है, मारकाट हो जाता है, तो लॉर्ड कैनिंग उस समय क्या था? वायसराय था। इसने कहा कि अब तुम राजा बनने योग्य नहीं हो, तुमको बाहर निकाल दिया जाएगा। इनके बच्चों को गोली मार दी और उनको बाहर निकाल दिया, जहां पे इनकी बाद में मृत्यु हो जाती है। तो ऐसा कौन किया था? लॉर्ड कैनिंग ने। किसने किया था? लॉर्ड कैनिंग ने। किस गवर्नर जनरल ने घोषित किया कि अवध पर गलत तरीके से शासन लगाया जा रहा था और उचित प्रशासन सुनिश्चित करने के लिए ब्रिटिश शासन की आवश्यकता होती है? देखिए, इसमें बेलजरी थे एक, लेकिन जो मेन था डलहौजी। डलहौजी यही काम करता था, जो राजा महाराजा न रहे जाके उनके यहाँ का 2 महीना रहे, जब वो लोग निपट जाए तो धीरे से वो पूरे राज्य पे कब्जा कर ले। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो कौन सा होगा? अगर आप देखें तो होगा लॉर्ड डलहौजी। ठीक है। अगला प्रश्न बढ़ते हैं, कानपुर में किस शासक ने खुद को पेशवा घोषित किया? पेशवा मतलब प्रधानमंत्री। किसका प्रधानमंत्री? मराठाओं का। ठीक है, तो पेशवा किसने घोषित किया था कानपुर में? कानपुर में पेशवा घोषित करने वाले व्यक्ति थे नाना साहेब। कौन थे? नाना साहेब। कारखाने के विषय में पढ़ाने के लिए सबसे उपयोगी विधि क्या होगी? यानी कि आप बच्चों को चाहते हो कि कारखाने की नॉलेज हो, उसको पढ़ाने के लिए सबसे उपयुक्त विधि क्या होगी, वो आपको बताना है। कहानी सुनाना नहीं, विशेष नियंत्रण नहीं। लास्ट अगला ऑप्शन देखिए, किसी औद्योगिक कारखाने की यात्रा। ये बिल्कुल सही बात है। बच्चों को आप किसी औद्योगिक कारखाना में यात्रा करा देंगे तो बच्चे बेहतर ढंग से सीख पाएंगे। ईडूसैट क्या है? ये मैंने आपको बताया था कि ईडूसैट एक उपग्रह है जो भारत अक्सर लॉन्च करता रहता है। तो ईडूसैट क्या है?
उपग्रह है जो सूर्य की कक्षा में घूमता रहता है और सूर्य की जानकारी हमको देता रहता है। पंचवड़ी और बीजक के लेखक की बात करेंगे तो महाकवि कबीरदास जी थे, उनके बारे में हम कोई कमेंट नहीं कर सकते। अगला, एलोरा की गुफाओं का भित्ति चित्र जिसमें विष्णु को नरसिंह यानी कि पुरुष और सिंह रूप में दिखाया गया है। देखिए ये जो एलोरा की गुफाएं हैं वहां पे अगर आप ध्यान देंगे तो जो चित्र बनाए गए थे या किसने बनाए थे, राष्ट्रकूट शासकों ने बड़ी बड़ी गुफाएं और बड़े बड़े मूर्तियों को निर्माण करवाया था। ठीक है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन उपनिषद में आस्था रखता है? तो ब्रह्म समाज। ठीक है, ब्रह्म समाज उपनिषद शब्द में आस्था रखता है। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी वीडियो, आधे ही टाइम में लगभग पूरी कर दी मैंने। क्यों? क्योंकि अगर आपने इसमें देखा होगा कूट के लगभग 7-8 क्वेश्चन थे, लेकिन बाकी क्वेश्चन फैक्टुअल थे, इसलिए हमने जल्दी निपटा लिए। इसको 2 बार 3 बार देख करके याद कर लीजिएगा, इसमें से क्वेश्चन फंसना ही फंसना है। चलिए तो मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब चैनल। धन्यवाद।